हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग अभी दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट सीरीज आती है उससे 100 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं, जिसमें हमने एनवायरनमेंट के अभी कल ही कंप्लीट कर लिए हैं। 100 टोटल 4 पार्ट्स में किए हैं। आप उसको आराम से जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने हिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, सब टाइप करके करवाए हैं, इस वजह उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। अब उसमें जो 50 क्वेश्चंस हैं उसको हम ऐसे बुक की पीडीएफ बना के उसको भी करवा देंगे जल्दी ही। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना साइंस वाला सेक्शन। अब जब तक साइंस के 100 क्वेश्चंस नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग साइंस का जो है सेगमेंट लेके चलेंगे। और आप इसको देखिएगा कि हम बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, तो पूरी की पूरी जो सीरीज़ है उसके साथ जुड़े रहिए, आपको इससे वाकई में बहुत लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं आज का अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अपने फ्रेंड्स हैं, जो भी आप समझते हैं कि ये लोग हाँ इनके काम आ सकता है, उन्हें शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आप देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी यानी कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है। 4 ऑप्शन है, डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर एड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये क्या होता है, तो ये हड्डियों से संबंधित एक रोग होता है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो गया तो उसमें ना फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम हो जाती है और जो अस्थियां हैं ना उनकी जो सूक्ष्म संरचना होती है वो भी नष्ट हो जाती है। और इसी की सुरक्षा के लिए जो वीएमडी परीक्षण है वो करवाया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। आपने देखा होगा जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना वो विटामिन डी की कमी से होता है। आगे देखते हैं अपना जो और भी ऑप्शंस है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए डेंगू, चूँकि ये ना बहुत क्वेश्चंस हैं सबसे, ये जो रोग हैं इनके वाहक कौन है, इनके कारक कौन है, वायरल डिजीज़ है या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये सारे क्वेश्चंस खूब पूछता है हमारा पीसीएस। तो इस वजह से हम लोग इसको भी देख लेंगे। जैसे जो आप डेंगू देख रहे हैं ये क्या है, तो ये मतलब कि विषाणु से जो है होता है ये रोग। ये रोग किससे होता है, तो विषाणु से होता है। विषाणु दैट मीन्स वायरस। तो ये वायरस से संबंधित बीमारी है। और आप देखिए कि इसका वाहक कौन है, यानी कि किसकी वजह से होता है, किसके काटने से होता है, या कौन इसको लेकर के चलता है। तो जो इसको लेकर के चलने वाला है वो है एडीज। मादा जो है मतलब फीमेल एडीज इजिप्टी नामक एक मच्छर होता है, उसकी वजह से जो है ये मतलब वही लेकर के चलता है। वही जब काट लेता है ना तो फिर जो है आपके अंदर ये डेंगू वाला जो फीवर है वो दिखने लगता है। और इस डेंगू फीवर को और क्या कहते हैं, तो इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। गांव में ज़रूर सुना होगा कि हड्डी तोड़ बुखार होगा है इनके तो वही है भैया कि डेंगू हो गया उनको। भले ही उन लोगों को जो लोग गांव में बोलते हैं उन्हें ये ना पता हो कि डेंगू को भी हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, लेकिन गांव में ये बहुत सुनने को मिलेगा कि हड्डी तोड़ बुखार हो गया है। आगे देखते हैं जो अन्य ऑप्शन है। जैसे आप देखिए कि एक और ऑप्शन है मलेरिया। तो मलेरिया वाला जो क्वेश्चन है वो तो पिछली बार भी पूछा था कि मतलब कि यह किसकी वजह से होता है, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि ये जो रोग है ये प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण होता है। लिखते नहीं, आप बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए बस। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये कहाँ मिलता है आपको, तो ये आपको मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उसके शरीर में मिल जाता है। और जिसे ये जो है डंक मार के मनुष्यों के शरीर में पहुंचा देता है। यानी कि जो ये मादा जो मादा जो है एनोफिलीज मच्छर है ये डंक मार करके ये जो प्रोटोजोवा है, मतलब प्रोटोजोवा है, इसको प्रोटोजोवा दैट मीन्स ये जो रोग है प्लाज्मोडियम परजीवी, इसको दूसरों के शरीर में डाल देता है। यानी कि इंसानों को अपने डंक से उनमें चुभा देता है। और इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम यही होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि इनको मलेरिया हो गया है, तो उसमें जो लक्षण है वो दिखते हैं कि जो व्यक्ति है उसको खूब ठंड लगेगी और उस ठंड के साथ उसको फीवर आएगा, यानी कि जाड़े के साथ बुखार आएगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे लाल रुधिराणु हैं, लाल रुधिराणु वो नष्ट होने लगते हैं। लाल रुधिराणु नष्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि रक्त में कमी आ जाती है, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, जो आप अन्यथा उसका भी हमने देख लिया। एड्स को आपने देखा ही है कि ये जो है संचारित होता है मतलब कि जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाने से, अगर आपने असुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लगवाया दैट मीन्स किसी एड्स इन्फेक्टेड व्यक्ति से आपने मतलब उसी को इंजेक्शन लगाया गया था, वही इंजेक्शन आपको भी लग गया, तो उससे क्या हो जाता है फिर जो वो एड्स था वो आपको भी हो जाता है आगे। हालांकि इसके बारे में और भी बताया गया है। तो इसका तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
और आप देखिए ये जो विटामिन है ना, विटामिन से क्वेश्चन हर साल पूछता है, पता नहीं कैसे 2023 में उनको मतलब भुला गए, नहीं पूछे, वरना शायद ऐसा कोई ईयर हो जब उन्होंने विटामिन से क्वेश्चन ना पूछा। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो आपको बताना है किस अंग में संचित रहता है एग्जैक्टली, यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या फिर पित्ताशय में। तो आप देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन ए कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है इसमें विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित रहता है। एक बात और जानिए, जो हमारे विटामिन हैं इनको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो कुछ विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं, और दूसरे होते हैं कि जल में घुलनशील। तो जो विटामिन जो ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील हैं उसमें आप देखिएगा कि विटामिन कीड़ा करके मैंने याद रखा है, आप भी याद रखिए ऐसे ही आराम से, कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये जो वसा में मतलब कि ये जो विटामिन है, आपको 4 विटामिन दिख रहे हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको वसा में संचित मिलेंगे। और ये जो वसा में मतलब घुलनशील विटामिन होते हैं ये बॉडी में संचित रह जाते हैं, जबकि जो जल में घुलनशील विटामिन है और वो कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी और सी, ये जो है जल में घुलनशील है, ये हमारी बॉडी में संचित नहीं रहते हैं, ये मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जो विटामिन मतलब कि हमने देखा कि जो विटामिन ए है ये यकृत में संचित रहता है और ये वसा में विलेय विटामिन है, और ये हमारी जो बॉडी है उसको ग्रो करने में सहायता करता है और शरीर में जो ऊतक है इनको भी हेल्दी रखता है। और इनकी कमी से क्या होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपने पढ़ा ही होगा कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और इसके साथ साथ श्वास नली और जो पाचन नली है इनकी जो उपकलाएँ हैं ये भी क्षीण होने लगती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी में क्या होता है कि शाम के टाइम में दिखना बंद हो जाता है। एक बार पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो याद रखिएगा जो नाइट ब्लाइंडनेस है, और सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना कि लाल और हरा देखने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो सामने लिखा हुआ था विटामिन ए और इसकी कमी से होने वाला रोग है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये ऑप्शन रॉन्ग था। ध्यान रखिएगा कि जो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जो हमारा रात में नहीं दिखता रतौंधी नामक जो रोग है वो और कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि जो हमारा रतौंधी नामक रोग है ये ऐसे इसमें होता है कि जब शाम होने लगती है तो आपको दिखना मतलब बंद नहीं हो जाता, थोड़ा धुंधला सा दिखने लगता है, जैसे रस्सी है या सांप, इसमें प्रॉब्लम होने लगेगी। आपको पता चला आपने सांप को रस्सी समझ के पकड़ लिया तो ये है तो रतौंधी। लेकिन जो नाइट मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें चाहे दिन हो चाहे रात हो, इवन रात में क्या ही दिखेगा, दिन में भी आप देखेंगे कि आपको लाल और हरा पहचानने में प्रॉब्लम होगी। आपको क्यों होगी? जिनको ये प्रॉब्लम होगी उन्हें होगी। और ये जो जो कलर ब्लाइंडनेस है ये आनुवांशिक रोग है। अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में होने की संभावना थोड़ा रह जाती है, तो इसको याद रखिएगा। ये चूँकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इस वजह से मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो अन्य ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि जो अगले ऑप्शन है, जैसे आप देखिए, पहले देखेंगे हम लोग आमाशय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आमाशय के बारे में आप जानिए कि जो आमाशय है इसमें भोजन पहुंचने के बाद पहले तो आप जानिए कि जो आमाशय है इसमें एक अम्ल पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये भोजन को पचाने में मदद करता है। और कैसे पचाता है? ये भोजन से मिल करके जो टाइलिन है ना उसको निष्क्रिय कर देता है, साथ में ये भोजन को अम्लीय भी बनाता है, और इसके अलावा भोजन में जो भी उपस्थित मतलब जीवाणु हैं इनको भी नष्ट कर देता है। और आमाशय में जठर रस में आप देखेंगे क्या क्या मिलता है, तो आमाशय में जो जठर रस होता है इसमें आपको पेप्सिन मिलेगा, रेनिन मिलेगा, और इसके साथ साथ म्यूसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा मतलब कि आमाशय है उसमें जो जठर रस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो आमाशय के जठर रस में आप देखिए पेप्सिन रहता है, पेप्सिन नामक एंजाइम। पेप्सिन के साथ साथ आप देखिए रेनिन नामक एंजाइम और म्यूसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये हमने देखा आमाशय के बारे में। अभी हम देखते हैं जो हमारा मतलब अगला ऑप्शन दिया हुआ है तिल्ली। तो तिल्ली को प्लीहा भी कहा जाता है, तो ये भी बॉडी का एक पार्ट ही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो तिल्ली है ना ये सारे जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ये केवल उन्हीं जीवों में पाया जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी उनमें आप देखेंगे कि तिल्ली भी नहीं पाया जाएगा। अब जैसे आप सोचें कि केंचुआ में जो है तिल्ली पाई जाएगी, तो बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहा कि जो तिल्ली है वो
केवल उन्हीं जीवों में पाई जाती है जिनमें रीढ़ की हड्डी मिलती है। और आप देखें कि जो मानव है उसमें जो तिल्ली है वो कहाँ पे उपस्थित रहती है, तो तिल्ली जो है ये पेट में उपस्थित रहती है। और इसके साथ साथ सॉरी, ये जो है पुरानी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनको नष्ट करने का भी कार्य करती हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो आरबीसी है उनका टाइम पीरियड होता है हाईएस्ट 120 डेज़ का। तो ये जो है जो नई आरबीसी बनती है, जो पुरानी आरबीसी है वो नष्ट जो होती हैं वो किन की वजह से होती हैं, तो वो तिल्ली की वजह से ही होती है। यानी तिल्ली का ही काम है कि जो पुरानी आरबीसीज हैं उनको नष्ट करते चलें। और इसके साथ साथ ये जो है रक्त का संचार भी जो है संचार भंडार भी है। जो हमारा तिल्ली है वो रक्त का संचार भंडार है। और इसके साथ साथ यह जो रोग निरोधक तंत्र है उनका एक पार्ट भी है। और जो प्लीहा है यानी कि तिल्ली, ये शरीर की सबसे बड़ी क्या है, वाहिनीहीन ग्रंथि है। तो इसको याद रखिएगा कि शरीर की जो सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथि है वो कौन सी है, वाहिनीहीन ग्रंथि ये तिल्ली है। शरीर की सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथि कौन सी है, तो ये तिल्ली है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि ये उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर आमाशय के पीछे स्थित रहती है। कौन सी, तो ये जो वाहिनीहीन ग्रंथि है ये आपको, या तिल्ली जो है ये कहाँ देखने को मिलेगी, तो जो हमारा पेट होता है पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर आमाशय के पीछे स्थित रहती है। तो ये तो रहा तिल्ली के बारे में। अभी हम देखते हैं जो हमारा पित्ताशय है इसके बारे में। तो जो पित्ताशय होता है ये यकृत के नीचे एक छोटा सा नाशपाती के आकार का अंग होता है। और ये जो है यकृत के द्वारा निर्मित जो पित्त होता है यानी कि जो बाइल जूस होता है उसको संचित करने का काम करता है। और पित्त का काम क्या है, तो जो पित्त होता है वो हमारे द्वारा खाए गए भोजन में वसा को पचाने में मदद करता है। आपने सुना होगा एक, मतलब कि पित्त की थैली में हो जाता है पथरी। जो पित्त की थैली में पथरी होती है उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि जो वसा है ना उसको नहीं पचा पाते हैं व्यक्ति। क्यों, क्योंकि उसमें जो है प्रॉब्लम हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो पूछ रहा है कि आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है बताया गया है और मतलब कि इकाइयाँ दी हुई हैं और एक तरफ उसका नाम दिया हुआ है। कुल मिला के आपसे ये पूछ रहे हैं कि पैमाना किसका क्या है। तो एक साइड आप देखिए डेसिबल, डेसिबल के आगे लिखा हुआ है कि ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। कुल मिला के मात्रक ही पूछा जा रहा है आपसे इसमें। दूसरी साइड आप देखिए अश्वशक्ति और ये कह रहे हैं शक्ति की इकाई है। तीसरा आप देखिए समुद्री मील और कह रहे हैं नौ संचालन में दूरी की इकाई है। चौथा है सेल्सियस और कह रहे हैं ऊष्मा की इकाई है। तो आप जानते हैं कि जो सेल्सियस है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। और अगर सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है तो फिर ये जो है किसी और की इकाई होगी। हम देखते हैं ऊष्मा का जो मात्रक है वो क्या होता है। ऊष्मा का जो मात्रक होता है ये होता है जूल। अगर हम ऊष्मा का एसआई मात्रक देखेंगे तो ये होता है जूल। अगर हम सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। और जो सेल्सियस होता है आपको पता है कि वो टेम्परेचर यानी कि तापमान की इकाई है। तापमान की इकाई है टेम्परेचर। आगे देखते हैं डेसिबल। ये जो डेसिबल है ये किसकी इकाई है, तो डेसिबल जो है मैंने बताया था अभी कल ही परसों में किसी दिन बताया था कि जो डेसिबल होती है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। और ये सामने दिया भी है, आप देख ही रहे हैं। अश्वशक्ति का भी दिया हुआ है कि ये शक्ति की इकाई है और एकदम सही ही दिया हुआ है। इसको ज़रूर याद रखिएगा कि जो अश्वशक्ति होती है यानी कि जो 1 हॉर्स पावर होता है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच वॉट, तो आपको हो जाएगा 4-6 वॉट। तो 1 हॉर्स पावर या 1 अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 446 वॉट। और हम अश्वशक्ति में किसको मापते हैं, तो जो मशीनों की शक्ति है ना इसी को मापा जाता है अश्वशक्ति में। यानी कि जो मशीन्स हैं उनकी शक्तियों को हम अश्वशक्ति में मापते हैं या उनका मात्रक अश्वशक्ति होता है। आगे देखिए, आप देखिए जो समुद्री मील लिखा हुआ है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, तो सही बात है। जो समुद्री मील होता है ये लंबाई का एक मात्रक होता है और ये अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होता है। इसका प्रयोग आप मतलब देखेंगे कि खासकर जो नौ संचालन होता है उनके द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा या वैज्ञानिकी में किया जाता है। डेसिबल भी हमने देख लिया, सेल्सियस भी मैंने आपको बता ही दिया कि ये ऊष्मा की इकाई ना हो करके तापमान की इकाई है। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि ऊष्मा की इकाइयाँ क्या है, तो ऊष्मा की इकाई वैसे अगर एसआई पद्धति में देखेंगे तो जूल है, और अगर हम सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो ये क्या है, ये है हमारा कैलोरी। अभी जो डेसिबल वाली बात आई है ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पिछली बार ही पूछी गई थी। पिछली बार तो जो है पत्तों की जो सरसराहट है उसके बारे में पूछा गया था। अब पिछली बार ये पूछ लिया गया है, अन्य जो चीज़ें हैं उससे हम देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो डेसिबल है जिसको हम डीबी कहते हैं, ये ध्वनि की प्रबलता की एक इकाई होती है।
जो हमारा WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अनुसार जो मानव के सुनने के लिए सर्वोत्तम ध्वनि होनी चाहिए वो कितनी होती है, तो वो 45 dB होती है। 45 dB ये हमारे कानों के लिए सुग्राह्य होती है या सबसे मतलब परफेक्ट मतलब की आवाज़ होती है। अभी हम देखते हैं ध्वनि के कुछ स्रोत और कितनी तीव्रता उनकी होती है। तो जैसे आपको पता होगा जो साधारण बातचीत होती है, नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उनकी जो है तीव्रता कितनी होती है, तो 30 से 40 dB के मध्य होती है। और अगर कोई चिल्ला के जैसे झगड़ा वगड़ा कर रहा है तो आप देखेंगे कि 50 से 60 dB तक हो जाता है। और जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं इनकी कितनी होती है, तो इनकी 90 से 100 dB तक होता है। और जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसको आप देखिए तो उसमें 100 dB तक, और विद्युत मोटर 110 dB, और जो हमारा मोटरसाइकिल है वो भी 110 dB, जबकि जो सायरन होता है वो भी 110 से 120 dB, और जो मशीन गन होता है वो 170 dB तक, और जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं वो तो 180 dB तक चली जाती हैं। तो ये जो है याद रखिएगा, क्योंकि हर साल लगभग पूछ लिया जाता है, एक आध साल का गया। तो पिछली बार तो पूछा गया था कि जो पत्तों की सरसराहट है उसमें कितनी dB की जो है तीव्रता होती है, और आप उसको मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में ही पूछा गया है। इतना तो जो है PYQs आपने देखा ही होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी ही रॉन्ग है। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, और कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में आपको जो कथन है इन पर विचार करना है। पहला है स्टेटमेंट किसमें लौ होता है, दूसरा ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तीसरा कह रहे हैं कि ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, चौथा आप देखिए कि ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो आप देखिए कि इसका जो है पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन ये जो चौथा दिया हुआ है कि ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, बल्कि हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ना, वो रोगों के प्रति हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। आपको पता होगा जो हमारा खून है वो हमारा खून लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है यही हीमोग्लोबिन नामक जो है रंजक पाया जाता है। इसी की वजह से जो है हमारा जो खून है वो मतलब कि क्या होता है, लाल होता है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि जो तिलचट्टा होता है उसका ब्लड वाइट होता है, मतलब वैसे तो उन्होंने पूछा था कि किसका ब्लड वाइट होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो तिलचट्टा होता है उसका ब्लड वाइट होता है। और क्यों वाइट होता है, क्योंकि उनमें ये जो हीमोग्लोबिन है ये नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है हमारा ये जो हीमोग्लोबिन है इसके संदर्भ में, कि जो हीमोग्लोबिन है इसमें प्रोटीन क्या है, जो हीम है वो प्रोटीन है या फिर ग्लोबिन। तो आप याद रखिएगा कि जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन होता है, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 2 3 आर राइट। एक सेकेंड, इसका जो मतलब कि ऑप्शन है ना वो दरअसल नेक्स्ट पेज में है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर 3, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से कि जो कीड़ा है यानी कि KEDA वो मतलब वसा में या फैट सॉल्युबल है, जबकि जो हमारा BC है वो जल में घुलनशील है। तो आप देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन जो बी है उसी में दिया हुआ है कि जो विटामिन बी और सी है ये जो है कि हाँ कहाँ पे घुलनशील है, तो वाटर में या पानी में घुलनशील है। और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो फंक के द्वारा किया गया था। आई होप आप लोगों को पता ही होगा, ये 9th-10th में ही पढ़ा दिया गया था, इवन मुझे तभी से याद है। तो फंक के द्वारा जो है पहली बार 1911 में किया गया था। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें आप देखेंगे कि इस कार्बनिक पदार्थ की मतलब जो मात्रा होती है वो कम होती है, और विटामिन हमें जो है खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, और अगर इनकी कमी हो जाए तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई रोग हो जाता है, जैसे कि विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाती है। तो ये सब याद रखिएगा, विटामिन C से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन D से हड्डियों संबंधी जो रोग हैं वो हो जाते हैं, और इवन अब विटामिन E से बांझपन हो जाता है, यानी कि जो बांझपन का मतलब समझिए कि जो लोग समझ जाइए अपना खुद ही, क्या उसमें हमको एक्सप्लेन करना है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है मुझे मतलब दिया हुआ था, मुझे लगा कि कभी भी पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने ले लिया, बाकी ये साइंस से संबंधित नहीं है।
पढ़े भारत अभियान के बारे में आपको बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। ये 100 दिवसीय वाचन अभियान है, यह बाल वाटिका में कक्षा 12 तक पढ़ने वाले बच्चों पर केंद्रित है। तीसरा कह रहे हैं कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 के अनुरूप है, या फिर यह फाउंडेशनल जो लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन है इसके विजन और लक्ष्यों के अनुरूप है। आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यही गलत है। बाकी जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सभी सही हैं। अगला हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जिसे हम लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इंसुलिन, एड्रिनेलिन, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा एड्रिनेलिन है ये क्या है, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे जो एड्रिनेलिन हार्मोन है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनका श्रावण कहाँ पे होता है, यानी कि कहाँ ये स्रावित होते हैं, तो ये हमारा जो मेडुला है, मेडुला ऑब्लंगेटा, वहाँ पे स्रावित होता है। और ये जो हार्मोन है ये आपको संकटकालीन जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं उसमें उचित निर्णय लेने की जो है योग्यता प्रदान करता है। दैट मीन्स मतलब कि जैसे सपोज दैट हमारे सामने से शेर आ रहा है तो हमें खड़े होकर उसको निहारना है कि वाह क्या चाल है, या फिर हमें वहाँ से फुर्र हो जाना है। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसमें आपको किस तरह का निर्णय लेना चाहिए उसमें सहयोग प्रदान करता है हमारा ये जो एड्रिनेलिन हार्मोन है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो एड्रिनेलिन हार्मोन है वो मतलब कि हमें कहाँ कहाँ से जो है सही निर्णय लेने में मदद करता है। क्रोध में हो गया, भय हुआ, तनाव हुआ, व्यग्रता की स्थितियों में हमें ये मतलब कि सही निर्णय लेने में मदद करता है। और इसको जो है क्या कहते हैं, तो लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। अभी जो ऑप्शन में इंसुलिन दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इंसुलिन, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये 2023 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था कि इसका जो मतलब श्रावण है वो कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा कि जो इंसुलिन है ये हार्मोन जो है बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो फैक्ट है ये दिया कहाँ है, तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया हुआ है। अगर आप पिछली बार यानी 2023 का अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो हमारा पीसीएस का क्वेश्चन पेपर है उसमें, तो साइंस के जो भी मतलब क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग 95% तक क्वेश्चंस आपको मतलब जो 6th से 12th क्लास की हमारी एनसीईआरटी है ना उससे मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है, उसको ज़रूर करना पड़ेगा, तभी शायद सारे क्वेश्चंस ठीक हो पाएंगे। तो अब हमने बताया, अब हम इंसुलिन के बारे में देखते हैं। इंसुलिन मतलब पिछली बार यही पूछा गया था, इसका स्रावण कहाँ से होता है, तो ये जो है बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। और ये काम क्या करता है, तो ये भैया कार्बोहाइड्रेट उपपचय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इंसुलिन का जो स्रावण है वो कम हो जाता है तो हमें किस तरह का रोग हो जाता है, तो डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है इंसुलिन का अगर स्रावण कम होने लगे तो, इसको याद रखिएगा। और ये जो ऑक्सीटोसिन आप देख रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक स्तनपायी संबंधी हार्मोन है जो मुख्य रूप से जो हमारा मतलब मस्तिष्क होता है उसमें तंत्रिका संबंधी प्रेषण का कार्य करता है। और आप देखेंगे कि जो मतलब कि फीमेल्स होती हैं उनमें डिलीवरी के टाइम पे ये स्रावित होता है। और इसी की वजह से जो है मतलब कि दूध वगैरह भी होता है। आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस होती हैं उनको जो है एक इंजेक्शन दिया जाता है उनसे दूध लेने के लिए, तो वो जो इंजेक्शन दिया जाता है ना वो यही इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन। इवन इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा है। दुरुपयोग का मामले में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा तो आजकल इसका सब्जियों में दुरुपयोग हो रहा है। लौकी की जो सब्जी होती है, लौकी आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी लौकी आने लगी हैं, तो क्या वो नेचुरली थोड़ी ना बढ़ रही हैं। लौकी हो गया, पंपकिन हो गया, तो ये सारे जो आप सब्जियां देख रहे हैं उनमें ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है। और बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है। इसको जो है दिया जाता है बच्चों से, जिससे मतलब कि वो जल्दी के जल्दी युवा हो जाते हैं, तो उन्हें बहुत गलत जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन है उसका दुरुपयोग ज़्यादा होने लगा है, अब सदुपयोग तो कम ही रह गया है। एक और बचा हुआ है सॉरी, जो हमारा एस्ट्रोजन है उसे देखेंगे कि ये जो एस्ट्रोजन है ये एस्टेरॉयड होता है। और ये हार्मोन कब जो है स्रावित होता है, तो मतलब कि स्रावित का मतलब कि इसमें जो हमें एस्ट्रोजन है इसका उपयोग आप कहाँ देखेंगे, तो ये जो हार्मोन होता है ये यौवन अवस्था में जो हमारी यौन लक्षण है उसको दिखाता है। और जैसे कि जो हम मतलब कि फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं उनमें आप देखिए दाढ़ी बाल आना स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स में तो दाढ़ी बाल नहीं आता है, लेकिन उनके भी अंदर जो है काफ़ी सारे विकास आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप देखिए कि ये जो मतलब हार्मोन है इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है, अगर जो एस्ट्रोजन है इस हार्मोन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में
तो फिर जो जनन अंग है या कहेंगे जो जनन क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। तो मतलब कि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम हो सकती है एस्ट्रोजन की कमी से। तो इस बात को भी याद रखिएगा। हालांकि लड़ो या जो मतलब कि लड़ो या उड़ो हार्मोन है वो क्या है, तो उसको हम एड्रीनेलिन को कहते हैं उड़ो या लड़ो हार्मोन। तो आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और हाँ, आज मेरी ये पहली क्लास है साइंस की। इवन मैं पहले से कह रही थी थोड़ा साइंस में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आर्ट्स मतलब कि आर्ट्स से पढ़ाई करके साइंस में अचानक से आना थोड़ा रिस्की होता है, पर इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आप लगातार किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कहीं से भी उठ के आए हों, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं थोड़ा कतरा रही थी, लेकिन फिर भी एक भैया हैं जो हमेशा साइंस करते रहते हैं। जो वीडियो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, जब भी उनकी वो नज़र पड़ती है, मैम साइंस। आज मैं देखती हूँ कि वो जो साइंस की वीडियो आज वो देखेंगे, उसको पूरा देखते हैं, उसको कितने लोगों को शेयर करते हैं और कितने नए सब्सक्राइबर्स आते हैं हमारी साइंस पे। अभी उनका ये जो साइंस के प्रति जुनून है ना, वो दिख जाएगा। एनीवेज, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग लाया जाता है। कुल मिला के भैया ये थोड़ा टफ लैंग्वेज है। इसमें कुल मिला के यही पूछना है कि जो हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उसमें जो शीशा यूज़ करते हैं पीछे की चीज़ों को देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं, उसमें कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये दिखा देता है, यानी कि वास्तविकता से जो है चीज़ों को ये काफ़ी छोटा करके दिखाता है। इसी वजह से हम लोग इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये जो अवतल दर्पण आप देख रहे हैं, जो दंत चिकित्सक वगैरह होते हैं ना, वो इसका यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को जितना छोटा रहता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है। और इसके साथ साथ जो आँख कान नाक के डॉक्टर हैं, दंत चिकित्सक हैं, और जो हमारी गाड़ी होती है उसमें जो हेडलाइट और सर्च लाइट है, साथ में सोलर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और आप देखिए जो समतल दर्पण, तो घर में हम लोग जो आईना देखते हैं वही है समतल दर्पण। इसमें चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखती हैं। आगे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। फिर से आ गया हमारा ये जो डेंगू बुखार है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। एनीवेज, चलिए पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। कह रहे हैं डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या फिर शर्करा या जल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा डेंगू फीवर है उसमें हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरने लगती हैं और बहुत तेज़ी से गिरती हैं। इवन अगर प्लेटलेट्स ना चढ़ाई जाएँ तो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन मतलब ये फिजिक्स से संबंधित है, फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी आप कहिए, क्योंकि दोनों में ही आ जाएगा। तो फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा जो गंदा पानी है उसको साफ करती है। अपोहन, अधिशोषण, परासरण या फिर स्कंदन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्कंदन। तो हम लोग जो फिटकरी डाल करके पानी को साफ करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो मतलब कि क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। और फिटकरी क्या होता है? तो फिटकरी एक प्रकार का रासायनिक यौगिक होता है जो कि आमतौर पर जो एल्यूमिनियम है और उसी का एक हाइड्रेटेड डबल सल्फेट लवण है। और जब इसे जल में मिलाया मतलब कि इसको यानी कि जो फिटकरी है उसको जल में मिलाया जाता है ताकि जल में जो भी निलंबित प्राकृतिक सूक्ष्म कणिका पदार्थ हैं वो अस्थिर हो सके। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को ही स्कंदन कहा जाता है। और ये जो कण होते हैं इनमें आप देखेंगे कि जिनका जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि जो टेलीविज़न है इसके दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा अवरक्त किरणें। यानी कि टेलीविज़न का जो दूरस्थ नियंत्रण है इसके लिए हम लोग अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। और चलिए देखते हैं कि जो अवरक्त किरणें हैं इनकी खोज किनके द्वारा की गई थी। तो जो अवरक्त किरणें हैं इनकी खोज 1940 में की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी ये भी याद रखिएगा। तो जो हर्सेल जी हैं इनके द्वारा की गई थी। और ये जो किरणें हैं ये पदार्थों को उच्च टेम्परेचर पे गर्म करने पर ही निकलती हैं और इन किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है।
और ये जो है, ये जो मतलब किरणें हैं, अवरक्त किरणें, ये घने कोहरे और धुंध से भी पार निकल जाती हैं। अब देखेंगे कि युद्ध काल में इन किरणों का दूर दूर तक सिग्नल भेजने के लिए उपयोग किया जाता था, और इनका उपयोग अभी भी किया जाता है इवन, और इनका उपयोग और आगे कहाँ आपको दिखेगा, तो हमने देखा कि युद्ध काल में इनका उपयोग किया जाता है सिग्नल भेजने के लिए। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें सिकाई करने के लिए और फोटोग्राफी आदि करने में भी इनका उपयोग होता है। साथ में जो मतलब कि कार का पेंट होता है, सपोज कोई कार है अभी पेंट हुई है तो उसको सुखाने में भी इसका मतलब हम लोग प्रयोग करते हैं। और साथ में जो मांसपेशियां हैं इनके इलाज में, और टेलीविज़न सेट से सुदूर जो संवेदन है, इन सब चीज़ों में भी जो अवरक्त विकिरण है इनका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो अवरक्त किरणें हैं इनके प्रयोग कई सारे मैंने आपको बता दिए, और इनकी खोज 1940 में हर्सेल के द्वारा की गई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर या फिर जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जो ड्यूरालुमिन है इसमें जिंक का प्रयोग नहीं होता, जबकि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर सभी का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप जानिए कि अगर इन सब का प्रयोग किया जा रहा है तो इससे ये ज़रूर साबित हो जा रहा है कि जो ड्यूरालुमिन है ये एक मिश्र धातु है। तो ये क्या है, ड्यूरालुमिन जो है वो एक मिश्र धातु है। और ये अब मिश्र धातुएं क्या होती हैं, तो वही जो दो या दो से अधिक जो है धातुओं से मिल करके बनती हैं, उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। और ये जो ड्यूरालुमिन है इसमें किसका किसका मिश्रण है, आप ये भी जानिए कि इसमें सबसे ज़्यादा तो एल्यूमिनियम, कितना परसेंट, 95% तक एल्यूमिनियम का मिश्रण है। आगे आप देखिए जो मैग्नीशियम है इसका भी 1%, और जो हमारा कॉपर है उसका कितना परसेंटेज है, तो इसमें कॉपर का 4% मिश्रण पाया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो ड्यूरालुमिन है इसका उपयोग वायुयान में, प्रेशर कुकर आदि बनाने में किया जाता है। अगर आपसे कल को पूछ लें कि जो हमारा एल्यूमिनियम धातु है, यानी एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम जो भी आप कहते हो, तो जो एल्यूमिनियम धातु है इससे क्या मतलब कोई अन्य मिश्र धातु बनाई जाती है, हाँ बनाई जाती है। और वो कौन सी है, जैसे आप देखेंगे कि जो हमारा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है ये भी बनाया जाता है। तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो हमारा बनाया जाता है वो भी एल्यूमिनियम की ही मिश्र धातु है। और इसमें आप देखिए कि क्या मतलब कि कौन सा जो हमारा धातु है वो कितना मात्रा में है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉपर, और कितना परसेंटेज है, 90%। एल्यूमिनियम कितने परसेंटेज है, 10%। तो जो हमारा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है इसमें 90% कॉपर और 10% एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जो हमारे कॉइन्स होते हैं और जो हमारे बर्तन होते हैं, घरों में आपने देखा होगा बर्तन, तो वो सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। एक और मिश्र धातु है जो कि एल्यूमिनियम से मिलकर के बनती है, और वो क्या है, वो है मैग्नीशियम। क्या है वो है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। और इसमें भी देख लेते हैं कि किसका मतलब कि कितना मिश्रण है। तो इसमें आप देखिए कि जो हमारा मैग्नीशियम है उसका 2% मिश्रण है, जबकि जो हमारा एल्यूमिनियम है वो 95 से 96% तक इसका मिश्रण होता है। और इनका उपयोग कहाँ होता है, मैग्नीशियम का, तो जो वायुयान है हमारे उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, एक और मिश्र धातु है जो एल्यूमिनियम से बनती है, और वो मिश्र धातु कौन सी है, तो वो है निकोलॉय। ये जो निकेलॉय है ये भी एल्यूमिनियम से बनने वाली ही मिश्र धातु है, निकेलॉय। और इसमें आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो जो हमारा एल्यूमिनियम है उसका 95% तक होता है। कॉपर जो है वो आप देखिए 4%, निकिल जो है, निकिल ये कितना परसेंटेज, 1%। और इनका उपयोग कहाँ होता है, वही वायुयान के निर्माण में निकेलॉय और मैग्नीशियम दोनों का ही उपयोग होता है, और दोनों ही एल्यूमिनियम की मिश्र धातुएं हैं। तो हमने लगभग जो भी क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और वरना बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। तो 3, 4 या 5 क्लास जो भी लगेगी हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। को मतलब टोटल 100 क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो बहुत लंबी लंबी क्लासेस हो जाती हैं तो आप लोग देखते नहीं हैं, उससे जो है फिर ठीक नहीं रहता, वीडियो ख़राब हो जाती है, मेहनत लगती है, बेकार चली जाती है फिर। चलिए, ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। साइंस को लेकर के आज ये मेरा पहला वीडियो था। अभी जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, देखा होगा मैंने साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिए थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी एक भाई साहब की, तो मैंने सोचा ठीक नहीं लगता, अभी देखते हैं। एनीवेज, अब तो स्टार्ट कर ही दिए हैं, अब तो 100 क्वेश्चंस हम इसमें करवाएंगे ही। चलिए, आप लोगों ने देखा इसके लिए आप सभी को थैंक्स
फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। और ये जो प्रैक्टिस है इसको जितने भी मैंने कराए हैं सब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और अगर आप लोगों को अभी तक ना पता हो तभी हम बता दे रहे हैं कि जो अभी तक हमारा एग्ज़ाम था 27 अक्टूबर को होना था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, लेकिन अभी ये 2 दिनों में होगा, 26 और 27 2 दिनों में होगा। और जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो कभी किसी भाई किसी का 26 को हो सकता है, किसी का 27 को भी हो सकता है। तो तैयार रहिए अपने अपने जब भी जिसका समय आएगा उसके लिए। एनीवेज फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।